हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपनी चैनल पर। और सबसे पहले आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां हम देखने जा रहे हैं बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक्स कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों के जवाब देने की। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, यदि हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कहाँ से हमने ये वर्ड को पाया। तो ये बायोलॉजी वर्ड ओरिजिनेट हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से। कहाँ से? तो 2 ग्रीक शब्दों से ये उत्पन्न हुआ है, यानी कि आया है। इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? तो 2 ग्रीक शब्दों से। 2 ग्रीक शब्दों से। तो वो 2 ग्रीक शब्द कौन से हैं? तो पहला शब्द है हमारा बायोस, पहला शब्द है हमारा बायोस, और दूसरा शब्द है हमारा लोगस। ठीक, तो बायोस का मीनिंग होता है लाइफ और लिविंग, लाइफ और लिविंग, यानी कि जीव या जीवन, जीव या जीवन। और लोगोस का मीनिंग होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी मतलब अध्ययन, अध्ययन। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि हमें बायोलॉजी के अंतर्गत क्या चीज पढ़ना रहता है? तो बायोलॉजी के अंतर्गत हमें जीवों का अध्ययन करना रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं हमें उनका अध्ययन करना रहता है जिनमें जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हमें उन सभी चीजों का अध्ययन करना रहता है जिसमें जीवन पाया जाता है। अब जीवन चाहे हम बात करें, चाहे वो मनुष्यों का जीवन हो, चाहे वो पशुओं का जीवन हो, पक्षियों का जीवन हो, या फिर वो पादपों का जीवन हो, यानी कि प्लांट्स भी क्या होते हैं? तो वो भी तो लिविंग ही होते हैं, उनमें भी तो जीवन पाया जाता है। तो इसीलिए बायोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? ये ओरिजिनेट ही हुआ है कि जीव का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। इसका मतलब कि बायोलॉजी के अंतर्गत हमें जीवन का या फिर जीव का अध्ययन करना रहता है। ठीक, बिल्कुल आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में यदि हम बात करें कि ये आखिर जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो जीव विज्ञान की जनक की यदि हम बात करें, जीव विज्ञान के जनक की यदि हम बात करें, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? तो एरिस्टोटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। हिंदी में एरिस्टोटल को हम क्या कहते हैं? तो हिंदी में एरिस्टोटल को हम अरस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं। तो इसको, इन्हें क्या माना जाता है? तो इन्हें बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु है। ठीक, बिल्कुल ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, ये पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, है ना। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, है ना। बायोलॉजी वर्ड किसने दिया है? तो किसने दिया है? तो जीव विज्ञान शब्द दिया है लेमार्क ने। किसने? लेमार्क ने। लेमार्क और ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस ने। किसने दिया है? लेमार्क ने, ट्रेविरेनस ने। ठीक, ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई। इंग्लिश में भी मैं लिख देती हूँ कि किसने दिया है ये वर्ड जो है, यदि हम बात करें कि लेमार्क, और किसने दिया है? एक मिनट, है ना।
आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज को समझने में, है ना। लेमार्क ने दिया है, और किसने दिया है? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया है। ठीक, बिल्कुल क्लियर है। तो जीव विज्ञान का जनक हमने देख लिया, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है उसको भी हमने देख लिया है। अब हम यदि बात करते हैं कि ये तो बिल्कुल हमें ये समझ में आ गया कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हमें अध्ययन क्या चीज का करना है, जीवों का, यानी कि उन सभी चीजों का हमें अध्ययन करना रहता है जिस किसी में क्या पाया जाता है, तो जिस किसी में प्राण पाया जाता है, जिस किसी में जीवन पाया जाता है। फिर उसके बाद में यदि हम आगे बढ़े तो मुख्य रूप से जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? जीव विज्ञान की मुख्य शाखाओं की यदि हम बात करें, मुख्य शाखाएं, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या क्या मानी जाती है? मेन ब्रांचेस मानी जाती है। कौन सी है? तो जंतु विज्ञान। क्या है? जंतु विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं हम? जूलॉजी बोलते हैं। फिर आता है हमारा वनस्पति विज्ञान। क्या आता है? वनस्पति विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। अब ये जो है जूलॉजी, तो जूलॉजी वर्ड और बॉटनी वर्ड, ठीक, ये किसने दिया है और ये आखिरकार होते क्या है? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, नाम से ही हमें पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, लेकिन उसको और अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा की जगह अच्छे से देख लेते हैं। तो यदि जूलॉजी की यदि हम बात करें तो जूलॉजी के अंतर्गत हमें क्या करना रहता है? तो हमें जंतुओं का अध्ययन करना रहता है। किसका अध्ययन? तो जंतुओं का अध्ययन हमें किसके अंतर्गत करना रहता है? तो जूलॉजी के अंतर्गत करना रहता है। फिर यदि हम वनस्पति विज्ञान की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें क्या करना रहता है? तो इसके अंतर्गत हमें पेड़ पौधों का अध्ययन करना रहता है। पेड़ पौधों का अध्ययन करना रहता है। ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि जूलॉजी वर्ड और बॉटनी वर्ड आखिरकार दिया किसने है? ठीक, क्योंकि हमने देख लिया कि कहाँ से जो जीव विज्ञान है उसको हमने देख लिया कि वो किसने दिया जीव विज्ञान शब्द। फिर उस जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं मानी जाती हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी, जिसके अंतर्गत जूलॉजी होता है जंतुओं का अध्ययन और बॉटनी होता है पेड़ पौधों का अध्ययन। जूलॉजी शब्द किसने दिया है? तो जूलॉजी शब्द देने वाले हैं एरिस्टोटल। किसने दिया है? तो अरस्तु ने ही दिया है जूलॉजी। ठीक, एरिस्टोटल ने दिया है, अरस्तु ने दिया है, अरस्तु ने दिया है। यदि हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी वर्ड किसने दिया है? तो बॉटनी वर्ड दिया है थियोफ्रेटस ने। किसने? थियोफ्रेटस ने दिया है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे ये पाया कि जूलॉजी और बॉटनी जो कि क्या मानी जाती हैं? जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं मानी जाती हैं। अब हमने ये भी जान लिया कि ये दोनों शब्द आए कहाँ से हैं। आए कहाँ से मतलब कि दिया किसने है। ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसको मैं हिंदी में भी लिख दूं, थियोफ्रेस्टस। ठीक, ये जो है लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में, एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये जंतुओं का अध्ययन, जंतु छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, है ना। अब ये जो है जंतुओं की यदि हम बात करें तो इनमें दो प्रकार से कार्य होता रहता है। कैसा कार्य होता है? जैसे कि एक होता है इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है और एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की यदि हम बात करें तो जैसे कि जंतु है, चाहे वो जीव, जिसमें जीव की बस हम यहाँ पे बात करें जिस किसी में जीवन पाया जाता है, तो उनमें जो है वृद्धि होती है। तो वृद्धि भी दो प्रकार से होती है। कैसे? दो प्रकार से होती है। एक वृद्धि होती है इंट्रिंसिक क्या होती? आंतरिक वृद्धि। और एक दूसरे की यदि हम बात करें तो एक्सट्रिंसिक वृद्धि। एक्सट्रिंसिक क्या होता है? एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ और डेवलपमेंट और एक होता है एक्सट्रिंसिक क्या है? बाहरी वृद्धि होती है। ठीक, तो ये दो प्रकार की वृद्धियां होती हैं सभी जीवों में, जिस किसी में जीवन पाया जाता है उनमें। अब यदि हम बात करें जीवों का लक्षण क्या होता है, जीवों का लक्षण यदि हम देखें
तो हम पाएंगे कि सभी जीवों में 5 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? तो सभी जीवों में 5 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। पहला लक्षण होता है सभी जीवों में वृद्धि होती है, और वृद्धि कैसे होती है? तो एक होती है इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक वृद्धि, और एक होती है एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहरी वृद्धि। ठीक, जीवों के लक्षण अभी हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद में सभी जीवों में जनन होता है यानी कि रिप्रोडक्शन होता है। सभी जीवों में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। फिर सभी जीवों में उपापचय पाया जाता है। उपापचय होता है, उपापचय होता है। ठीक, यानी कि मेटाबॉलिज्म ये एग्जाम में पूछा जाता है हमसे। ठीक है, जीवों का लक्षण क्या है? तो ये 5 प्रकार से ये जीवों का लक्षण होता है। और सभी जीवों में कोशिकीय संगठन होता है। क्या होता है? तो कोशिकीय संगठन होता है। ठीक, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। और एक जो लास्ट है वो क्या है? कॉन्शियसनेस, जिसको हम बोलते हैं संवेदनशीलता। तो सभी जीवों में ये संवेदनशीलता पाई जाती है। संवेदनशीलता, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जीवों का लक्षण क्या है, तो जीवों का लक्षण आपको याद रखना है कि 5 प्रकार से जीवों का लक्षण होता है। सभी जीवों में वृद्धि पाई जाती है, सभी जीवों में जनन होता है, सभी में उपापचय होता है, और सभी में कोशिकीय संगठन, और सभी में संवेदनशीलता कॉन्शियसनेस पाया जाता है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि किस तरीके से ये जो हमारा शरीर है, किस तरीके से ये हमारा शरीर बना है, तो सबसे पहले हमारी कोशिका आई है। क्या हुआ है? तो कोशिकाओं का हमारे निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में उत्तक, किसका? तो उत्तक का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में हमारे अंग आए हैं, फिर उसके बाद में हमारा अंगतंत्र आया, और उसके बाद में हमारा यह शरीर आया है। तो सभी में जो है, चाहे हम किसी भी की बात करें, जिस किसी में भी जीवन है, तो उसमें कोशिका, उत्तक, अंग तंत्र और शरीर रहता है। कोई प्रोकैरियोटिक होता है और कोई यूकैरियोटिक होता है। क्या कहा मैंने? कि कोई प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, तो कोई यूकैरियोटिक होता है। ठीक, अब ये क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? तो इसके विषय में हम आगे अपनी कक्षाओं में, आगे क्लासेस में, यानी कि जो हम फर्दर अपनी क्लासेस को प्रोसीड करेंगे, तो वहाँ पे हम अच्छे से इसको देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये हमें याद हो जाना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर क्या होता है। तो इसको हम अपनी आगे की कक्षाओं में देखेंगे। बस ये जान लीजिए कि कुछ सेल्स प्रोकैरियोटिक होते हैं और कुछ यूकैरियोटिक होते हैं। और ये हमारे शरीर का निर्माण मैंने आप लोगों को बता दिया कि किन प्रक्रियाओं के माध्यम से, या फिर हम बात करें कि किस तरीके से हमारा ये शरीर का निर्माण हुआ है। बिल्कुल, ये यहाँ पे बात क्लियर हो गई आप लोगों को। आगे देखते हैं। आगे यदि हम बात कर रहे हैं कि हमने तो अभी केवल 2 प्रकार की शाखाएं देखी जीव विज्ञान में, जहाँ पे हमने जूलॉजी और बॉटनी को देखा, जहाँ पे हमने वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान को देखा। लेकिन इसके अलावा भी मुख्य शाखाएं पाई जाती हैं किसके अंतर्गत? तो जीव विज्ञान की और भी मुख्य शाखाएं होती हैं। तो आइए अब हम देखेंगे मुख्य शाखाएं। क्या देखने जा रहे हैं हम? मुख्य शाखाएं, मेन ब्रांचेस देखने जा रहे हैं हम बायोलॉजी का, जो कि हमें, जैसे कि हम देखते हैं कि इतनी सारी स्टडीज होती हैं, तो वो क्या क्या स्टडीज होती हैं इसमें, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले
फर्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें, आपके एग्जाम में आपको ये सब याद कर, जो मैं लिख रही हूँ याद करते हुए अब आपको चलना है। आप लोगों को बिल्कुल ये सब याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सभी चीजें पूछी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो यदि हम बात करें शाखाओं की, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी। ये मॉर्फोलॉजी क्या होता है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही याद कर दीजिएगा। तो मॉर्फोलॉजी की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो जीवों के बाहरी संरचना का अध्ययन करना रहता है। हमें क्या करना रहता है, जीवों के बाहरी संरचना का अध्ययन करना रहता है हमें, किसमें, तो मॉर्फोलॉजी में। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करेंगे किसकी, तो एनाटॉमी की यदि हम बात करें तो इसमें क्या करना रहता है, तो इसमें हमें जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना रहता है। जीवों के आंतरिक इंटरनल, ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना रहता है। यहां पे मैं लिख देती हूं इंटरनल स्ट्रक्चर, और ये क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें फिजियोलॉजी, बताइए फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं, ये भी आपने सुना होगा। फिजियोलॉजी क्या होता है, तो जीवों के शरीर में होने वाली, जीवों के शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी जिसको हम बोलते हैं ना, भौतिक शरीर, तो शरीर में होने वाले सभी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करना रहता है। यानी कि जीवों के शरीर का अध्ययन, यदि हम बात करें जीवों के शरीर का अध्ययन हम लिख सकते हैं, या फिर हम लिखें जीवों के शरीर में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उसका अध्ययन करना रहता है हमें इसके अंतर्गत। ठीक, जीवों के शरीर का अध्ययन हम लिख देते हैं यहाँ पे, जीवों के शरीर का अध्ययन। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम प्लांट भी आ जाता है और एनिमल भी आ जाता है। जीवो है यानी कि जिस किसी में जीवन है, तो वो प्लांट में भी जीवन है, एनिमल में भी जीवन है, तो दोनों ही चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और एनिमल्स भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, यदि हम बात करेंगे अब साइटोलॉजी क्या होता है, या फिर हम बात करें कि सेल बायोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी क्या होता है, तो सेल बायोलॉजी या साइटोबायोलॉजी में हमें क्या करना रहता है, तो हमें कोशिकाओं का अध्ययन करना रहता है। यानी कि सेल्स की स्टडी हमें इसके अंतर्गत करनी रहती है, सेल्स की स्टडी करते हैं हम। ठीक, फिर उसके बाद में हिस्टोलॉजी आता है। क्या आता है, हिस्टोलॉजी आता है। तो हिस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में आता है हमारा एल्गोलॉजी। क्या आता है, एल्गोलॉजी, या फिर हम इसको फाइकोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी भी बोलते हैं। और इसमें हमें शैवालों का अध्ययन करना रहता है। किसका अध्ययन करना रहता है, तो शैवालों का अध्ययन करना इसके अंतर्गत हमें रहता है। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो माइकोलॉजी में हम कवकों के बारे में पढ़ते हैं। कवकों का अध्ययन करना किसमें हमें रहता है, तो माइकोलॉजी में हम कवकों के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में आता है पोमोलॉजी। क्या आता है, पोमोलॉजी, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो फलों का अध्ययन करते हैं। क्या, किसका अध्ययन करते हैं, तो फलों का अध्ययन करते हैं हम पोमोलॉजी में। फिर उसके बाद में हम बात करें डर्मेटोलॉजी। कहाँ तक हो गया था हमारा, 8 नंबर है ना। अब यदि हम बात करें डर्मेटोलॉजी, तो डर्मेटोलॉजी जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट हम बोलते हैं, यदि डर्मेटोलॉजिस्ट की यदि हम बात करें तो यानी कि वो क्या करते हैं, तो वो हमारी त्वचा संबंधी रोगों के बारे में वो हमें, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब कि स्किन रोग विशेषज्ञ आपने सुना होगा, तो बस वही है। तो इस डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हमें क्या करना रहता है, तो हमें
त्वचा का अध्ययन करना रहता है। किसका अध्ययन करना रहता है? तो त्वचा का अध्ययन करना रहता है। यदि हम बात करें हेपेटोलॉजी की, हेपेटोलॉजी, तो हेपेटोलॉजी में हमें क्या करना रहता है? तो हमें किस हेपेटोलॉजी में होता क्या है? तो इसको सुनिए, हेपेटोलॉजी में होता क्या है? तो जैसे कि लीवर हो गया है ना, तो लीवर संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं तो उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? तो हेपेटोलॉजी में ही हम पढ़ते हैं। जैसे कि लीवर संबंधी जितनी भी जो भी समस्याएं होती हैं तो उसको हम हेपेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में आगे जब हम देखें तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या? लीवर का अध्ययन हो गया। ठीक, फिर उसके बाद 11वें नंबर की यदि हम बात करें कि क्या आता है हेपेटोलॉजी के बाद, एक मिनट है ना, फिर उसके बाद में आता है नेफ्रोलॉजी। क्या आता है? नेफ्रोलॉजी। अब ये बताइए नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? तो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम किडनी का अध्ययन करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में आता है हमारा कार्डियोलॉजी। क्या आता है? कार्डियोलॉजी। अब जैसे कि आपने सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ है ना, तो इसके अंतर्गत हम हृदय हो गया, धमनी हो गया, शिरा हो गया, ठीक, जैसे कि परिसंचरण तंत्र, तो उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं कार्डियोलॉजी में। न्यूरोलॉजी में बताइए हम क्या कर रहे होते हैं? तो न्यूरोलॉजी यदि हम लिखें न्यूरोलॉजी, ठीक, तो न्यूरोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो तंत्रिका तंत्रों के बारे में हम तंत्रिका का अध्ययन कर रहे होते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं का, नर्व सेल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक, नर्व सेल्स, ठीक, नर्व सेल्स टू स्टडी नर्व सेल्स किसके अंतर्गत आता है? तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें सर्पेंटोलॉजी, क्या बात कर रहे हैं हम? ये आपके एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं, बनना चाहिए आप लोगों से, है ना। सर्पेंटोलॉजी, तो सर्पों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। सर्पों का अध्ययन, यदि किसी को सर्पों के बारे में जानना है तो वो सर्पेंटोलॉजी पढ़ सकता है ना। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। फिर आता है बैक्टीरियोलॉजी, तो बताइए कि बैक्टीरियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम जीवाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। हम बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ते हैं, तो जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारा वीरोलॉजी। क्या आता है? वीरोलॉजी, तो वीरोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो विषाणुओं के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में? तो विषाणुओं का अध्ययन हम वीरोलॉजी में करते हैं, यानी कि वायरस की स्टडी हम करते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा लिचनोलॉजी। क्या आता है? लिचन्स, जिसके अंतर्गत हम लिचन्स को पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा लिचनोलॉजी, एक मिनट है ना, तो लिचनोलॉजी, ठीक, तो लिचनोलॉजी में हम क्या करते हैं? तो हम इसमें लाइकेंस का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो लाइकेंस का, लिचन्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, का अध्ययन करते हैं इसमें। अब लिचन्स क्या होते हैं? तो जैसे कि शैवाल हो गया, ठीक है, शैवाल हो गया, कवक हो गया, तो वही क्या होते हैं? तो लिचन्स होते हैं। ठीक, तो ये हमने क्या देखा? तो हमने डिफरेंट ब्रांच देखी जो कि मुख्य शाखाएं मानी जाती हैं बायोलॉजी की, जिसके अंतर्गत हमने इतनी सारी पूरी ब्रांचेस को देखा है। तो ये सभी चीजें आप लोगों को याद हो जानी चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। साथ में आप लोगों को ये सेशन, अब हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। साथ में एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये बायोलॉजी की पहली क्लास है और यदि हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की तो इसकी क्लासेस हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो जिस किसी को भी इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि लेक्चरर की आपकी पोस्ट आने वाली है, तो बायोलॉजी लेक्चरर के लिए यदि जिस किसी को भी प्रिपेयर करना है तो वो इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में कमेंट सेक्शन में एक लिंक दी गई है, और वो लिंक क्या है, तो वो रजिस्ट्रेशन लिंक है। क्या है? रजिस्ट्रेशन लिंक है। तो जिस किसी को भी कोर्स चाहिए बायोलॉजी का तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि आपकी डिमांड पे बायोलॉजी की क्लास लाई जा रही है। आप लोगों की डिमांड रही है कि बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट की जाए, तो इसीलिए ये क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। तो इसकी क्लास जब आप लोगों की रजिस्ट्रेशन यदि 20 प्लस आ जाती है, 20 प्लस यदि स्टूडेंट्स रजिस्टर करवा लेते हैं, तो हम जो है बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर देंगे मोबाइल ऐप में अपने। ठीक है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और फीस एकदम ऑप्टिमम रखी जाएगी। बिल्कुल आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि नहीं आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एकदम ऑप्टिमम फीस रखी जाएगी। आप सभी के लिए वो अफोर्डेबल रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इसके बारे में चिंता नहीं करें कि फीस बहुत ज़्यादा रखी जाएगी। जी नहीं, फीस बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखी जाएगी, लेकिन आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन। और उससे एटलीस्ट हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन बच्चे हैं जो कि बिल्कुल क्लासेस चाहते हैं, तो फिर हम उसकी क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट कर दें, जिससे आपकी क्लासेस, जैसे कि मैंने इसका सिलेबस आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, जिससे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए समय से। तो जिससे हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करें, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और फिर हम क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन रही है, और आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, 9584532690। आप इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, और इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी समस्या, परेशानी या फिर क्लास संबंधी कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।